ये जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया कल, मैंने वो देख रहा था, दी वायर ने भी और बाकी भी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं सबने लगाया हुआ है कि उन्होंने ये कहा कि जी ये जो पुलवामा था ये सारा स्टेज था। और दो फैक्टर हैं जो कि अर्नब गोस्वामी साहब की जो चैट सामने आई है, जिसका भारत में भी बहुत चर्चा, पाकिस्तान में तो है ही है, और भारत की जो अपोजिशन जमातें हैं वो बड़ा प्रेशर डाल रही हैं कि वो पार्लियामेंट्री कमीशन बनना चाहिए, और इस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं रमनीक सिंह मान साहब, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, जस्ट इसको अगर इस इशू के मुद्दे को उठा लें तो आप एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, पहली गल तो चीमा साहब ये है कि जहां तक तल्लक है इमरान खान साहब का, तो मैं तो ये समझता हूं कि वो झल्ला जौलिया मारी जाता तो तुम उन्हें सीरियस ली जाते हो। डोंट टेक हिम सीरियसली, ही इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली। और जितने तक सवाल है जी, इमरान खान झल्ला हो गया होर कौन है झल्ला? इमरान ही तो है। साडे इंडिया च देखो, साडे इंडिया च भी एक पप्पू है, थोड़े पाकिस्तान च एक पप्पू पठान है। पप्पू पठान को तुसी वजीर आजम बनाता, असि बच गए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਵੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲੈਟ ਆਰ ਪੱਪੂ ਬਿਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੰਟਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਪੂ ਪਠਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚਵਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, as you know, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, you will have your word, it is your show after all, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ he is not called him the dim for nothing, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਫ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆ। But to be honest, in every seriousness about the Pulwama attack, लेट इट बी वेरी क्लियर, वाजे तौर पे तुसी समझ जाओ, आप समझ लें इस बात को कि इसके अंदर कोई शक नहीं, किसी बात की कोई शुबा नहीं है। आपके जो मंत्री हैं, आपके जो वजीर हैं, उन्होंने आपकी पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात को कबूला है कि इमरान खान की कयादत में हमने जो हासिल किया, पुलवामा में हमने बदला लिया। तो ये एडमिशन कोई छोटा एडमिशन नहीं है व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। सो चलो, मैं जरूर ये कहूंगा कि आप तुसी भी एक बारी इसे साच कह दो कि इमरान भी झल्ला आ, ते फिर जिहड़ा तुहाडा वजीर है जिहड़ा बयान दे गया वो भी झल्ला आ। सो मैं ये समझदा है, मैं आई फील कि आपको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि जिस प्रकार से, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी तारीख में आज तक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को एक फॉरेन पॉलिसी का टूल बना के इस्तेमाल किया है। और ये चाहे पुलवामा हो, चाहे उरी हो, चाहे और जितनी यहाँ पे दहशतगर्दी की मसले हुए हो, चाहे आप उसको 26/11 का बॉम्बे का अटैक ले लीजिए, उससे पहले जो 93 में हुए हैं बॉम्बे में अटैक, वो सब आप लोगों का उसके अंदर क्लियर फुटप्रिंट है। और इसके ऊपर डॉजियर्स के बाद डॉजियर्स आपको दिए गए हैं, और आप लोग नहीं मानते हो। कहते हैं पंजाबी, जरा कोई मरिया मुकरिया होता की इलाज है, तुसी मनदे ही नहीं, कुछ दे दो आपको, आप मानते कहाँ है साहब? पता नहीं मेरे को, आप कौन सी दुनिया में जीते हैं। वो मेरे ख्याल 4 मुल्कों की आपने एक दुनिया बना रखी है, आप समझते हैं कि उसके बाहर दुनिया है ही नहीं। वो कहते ना, खून दा मेंढक बिच ही बैठा टटर करी जाता, बाहर तो पता ही कुछ नहीं है। सो बहरहाल कोई बात नहीं, आपने अपना सवाल पूछा, जिसे कहते हैं बाकायदा और लहजा आपने सवाल पूछा, लेट मी आंसर। आपको मैं बताता हूं चल्ला किनू कहते हैं। समझो आप, जब हमारे फौजियों के सिर काट के आपकी फौज वहां फुटबॉल खेलती थी, और कई दफा यहाँ पे ऐसा हुआ, सुनो 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 सुनो, नहीं ऐसे हाथ ना उठाओ, आपकी बीएटी है, बॉर्डर एक्शन टीम है आपकी, आप पता करो जरा सच्चाइयां। उस वक्त की जब सरकारें थी हमारे देश में, उस वक्त क्या होता था, बिरयानियां खिलाते थे आपके फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया में बुला के, और अब आपके घर में घुस के मार रहे। और ये ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, आपको अगर गलतफहमी है तो वैसे तो आप मान गए कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, बालाकोट भी हुआ, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुए, और ऐसी एक सर्जिकल स्ट्राइक बर्मा में जाके भी करी है इंडिया ने। तो आप छोड़ दीजिए, जहां जहां हमारे देश का दुश्मन होगा उसको घर में घुस के मारेंगे, उसके घर में घुस के ठोकेंगे, उसके अंदर आप बेफिक्र रहना। ये नया भारत है, दिस इज न्यू इंडिया। वो आपका नया पाकिस्तान कैसा है वो देख रही, सारी दुनिया देख रही है। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा चीमा साहब, मैंने कई बार आपको बड़े चैनलों पे सुना, और आपने कई बार कहा है इस बात को, मेरे ख्याल आप आज भी दोहराएंगे कि बालाकोट में तो कुछ पेड़ गिरे थे, कुछ चिड़े और कौए मरे थे। ये आपका एक मैंने कई बार वर्जन सुना है। तो सलूट है साहब आपके देश को, आप इतने एडवांस हो गए हैं, पाकिस्तान इतना एडवांस हो गया है, अमेरिका चाइना से आप आगे निकल गए हैं कि आपके मुल्क में चिड़े, कौए और पेड़ भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। जो 300 मोबाइल वहां पे पाए गए थे, जो एक टेक्निकल सर्वेलेंस के बेसिस के ऊपर बात आई थी, तो आपके मुल्क के चिड़े, कौए और पेड़ भी जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इस बात की। और मैं आपको वाजे तौर पे बता दूं, आप समझ लीजिए इस बात को,
कि आपके देश के 2 हिस्से एक न्याजी ने करवाए थे। जनरल ए के न्याजी उस वक्त ईस्टर्न पाकिस्तान के कमांडर थे, उनके चलते 2 पाकिस्तान के हिस्से, और ये दूसरा न्याजी है ना जो आपका, ये आपका मुल्क खो देगा। आप, मैं इसलिए कहता हूं इससे जरा संभल के रहो आप, ये वाकई चल रहा है, बिलीव मी फॉर सेइंग दिस। आप इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं यूएन जनरल असेंबली में जाके इसने बोली हैं वो सुनिए, जिस तरह का इसका कंडक्ट है आपके मुल्क के अंदर, आप उसको देखिए। ही इज अ पपेट प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है चीमा साहब, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आपको बेहतर पता है कि ये कैसा इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में, किस तरीके का इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में। और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात और बताता हूं चीमा साहब, आप सुनिएगा। इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो ऐसे इलेक्शन होते हैं कि उसके अंदर रिगिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांस नहीं है। जैसे हम कहते हैं बूथ कैप्चरिंग और इलेक्शन रिगिंग, देयर इज नो स्कोप। तो यहां पे कंटेस्ट करना पड़ता है, यहां पे उस इलेक्शन को फाइट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन पॉपुलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन वोट बैंक, ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ पीपल एट लार्ज। ऐसा नहीं है कि फौज ने कुछ किया और इलेक्शन जीत गया। आपकी नजर में ये जो एक स्कैम आया है अर्नब का और पुलवामा के ऊपर और जो कुछ होगा, इसको वाकई ही भारत में ये समझा जाता है कि ये मीडिया का और बीजेपी का नेक्सस है? ये जरा इस पे बताइएगा, फिर मैं फौज पे बाद में आता हूं। देखिए चीमा साहब, आपने 2-3 बातें बड़ी अच्छे तरीके से रखी। पहली बात तो ये कि I don't need any evidence from Australians to tell me what has happened in Balakot. I rather trust my Air Force Chief, I rather trust my military, I rather trust my Prime Minister on that. मेरे को कोई बाहर के किसी चौथे मुल्क से we don't want any evidences or we don't want any analysis coming from there. We have our own intelligentsia, we can analyze, हम analyze कर सकते हैं, हमारे को पता हमने क्या किया है। अब उसको रिटॉर्ट करने के लिए या उससे बच के भागने के लिए या आप फेस सेविंग के लिए आप कुछ भी कीजिए, डजंट मैटर। दूसरी बात जो आपने कही है अबाउट अर्नब चैट लीक एंड एवरीथिंग एल्स, तो उसके अंदर देखिए जो बात जिसको लेके ये सारा मसला चल रहा है कि जी डिड ही हैव अ बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन, नो, वाज इट अपैरेंट, या ये वाजे था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, यस। क्या ये सिर्फ अर्नब तक लिमिटेड था? नो। ये जो सेंटिमेंट आपके मुल्क के खिलाफ हुआ उन अटैक्स के बाद, वो 135 करोड़ भारतीयों का, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का सेंटिमेंट था जो होना ही था और पता था, और भारत के बच्चे बच्चे को पता था। क्यों? उसका मैं कारण बताता हूं। 22 फरवरी 2019 को टोंक में, राजस्थान में एक जगह है टोंक, टोंक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने ये वाजे तौर पे कहा था कि हम इन शहादतों का बदला लेंगे, वी विल अवेंज दीज डेथ्स। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 20 फरवरी को इमरान खान ने खुद कहा था कि इंडिया हैज टू रिटेलिएट। इसके अलावा आप ये समझ के चलें कि इसके ऊपर यूके से और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि इंडिया विल रिटेलिएट। तो ये वाजे था। ये कोई अर्नब की एक चैट में अगर कोई बात आ जाती है, या मैं और आप भी हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, आज जैसे हम बात कर रहे थे, अगर वो चैट कल को लीक होती है तो वो बात तो हुई है, उसमें क्या समस्या है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। एंड इफ देयर इज अ पब्लिक सेंटिमेंट अगेंस्ट योर कंट्री फॉर प्रमोटिंग टेररिज्म इन आवर कंट्री, तो उसको फिर आपको सहना भी चाहिए ना। अगर आप मारने की कुव्वत रखते हैं, चाहे वो आप सीधे तौर पे नहीं कर सकते, आप अपने जो टेररिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज करते हैं, तो जब आपको मार पड़ती है तो उस मार को आपको मेरा ख्याल है कि एक्सेप्ट भी करना चाहिए। नहीं पाजी, एक बात है, आप इसको प्रमोटिंग टेररिज्म कहते हैं और हम ये कहते हैं कि वहां पे जो लोग हैं जो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, तो दरअसल देखिए ना, 2 डिफरेंट नैरेटिव है। हम कहेंगे पाजी कि भाई जी वो तो देखें दैट इज एन ऑक्युपाइड टेरिटरी, दोज पीपल आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, दिस इज द मदरलैंड, इंडिया इज एन इन्वेडर। आप कहते हैं नहीं भाई, पहले तो आप डिफेंसिव थे कि हाँ यार मसला बायलैटरल है, इसको हल कर लेंगे, इसको पाकिस्तान और भारत को हल, सुन लेना, जो पाकिस्तान और भारत को हल करना चाहिए। अच्छा, फिर आपने कहा कि नहीं ये तो यूनिलैटरल हो गया भाई, ये तो हमारा इससे अब लेना देना ही कोई नहीं है। सो पाजी, एक जस्ट एज ए इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, डोंट यू बिलीव दैट इंडिया अपनी कमिटमेंट से पीछे हट रहा है? एक तो कश्मीरियों के साथ जो पुरानी कमिटमेंट की वो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पीछे हटा लिए, जो आपकी ग्लोबल कमिटमेंट थी
उससे आपने कहा जी कि नहीं, दिस इज फ्रॉम बायलैटरल टू यूनिलैटरल. सो पाजी, what is the kind of realization in India since आपका जो एक ग्लोबल क्लाउड बढ़ा है, तो आपने ये फैसला कर लिया है कि ना तो हमने जो कमिटमेंट कश्मीरियों से की है उसको ऑनर करना है और ना पाकिस्तान और ग्लोबल कम्युनिटी से ऑनर करना है. सो इंडिया प्रॉपरली ये हजम कर गया सारा कुछ कि भाई अब थोड़ी सी आबादी बढ़ गई है, मार्केट बढ़ी है, लोगों को हमारी जरूरत है, ग्लोबलाइजेशन ने हमारी बड़ी हेल्प की है, तो बस सोन हड़प कर जो एंड फॉरगेट द नॉर्म्स, द वैल्यूज, the rules-based system on which the entire global structure stands, on which India and Pakistan is a signatory. Okay, Chima Sahab, I have understood your question. Thank you. It's a long question though, but there is a very strong narrative inside your country. आपके मुल्क के अंदर भी बहुत strong narrative चल रहा है कि जो शिमला समझौता था और जो लाहौर डिक्लेरेशन है उससे आपको अब पार्लियामेंट में जाके बैकआउट करना चाहिए. ये आपके मुल्क के अंदर भी एक नैरेटिव चल रहा है. एक चीज है. दूसरी चीज, आपने बात करी समझौतों की, आपने बात करी 370 की. तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा तो मेरा आपसे एक गुजारिश है कि आप एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये 35 और 370 इट वाज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट. आई रिपीट माई सेल्फ, टेम्परेरी अरेंजमेंट. टेम्परेरी आपके मुल्क में कितने दिन होता है? टेम्परेरी दिन, 4 दिन, 2 महीना, 70 साल इस मुल्क के अंदर एक टेम्परेरी अरेंजमेंट चलता रहा. उस टेम्परेरी अरेंजमेंट को खत्म कर दिया. आप इसको कहें कि कमिटमेंट थी, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, वो हटा दिया गया. और उसके लिए जो फाउंडिंग फादर्स थे, दे वर नॉट इवन प्रिपेयर्ड टू डू इट. इट वाज इंसर्टेड. नेवर माइंड दैट, वो हो गया, कोई बात नहीं, वो 70 साल बाद वो खत्म हो गया. इट हैड टू बी अनडन एंड इट इज अनडन. इट इज अ फैक्ट. और दूसरा, आप जो कहते हैं कि कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू, बायलैटरल इशू का साहब आपकी नजर से, आपके पास जो, मैं अगेन आप बोलेंगे कि मान साहब आप रिटोरिक कर रहे हैं, बट दिस इज अ फैक्ट. जो कश्मीर आपके पास है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, दैट विल कम बैक वन डे. और आपने कहा कि इंडिजीनियस स्ट्रगल है, तो चीमा साहब इंडिजीनियस स्ट्रगल तो आपके सिंध में भी हो रहा है. अभी कल परसों की बात है, वहां पे पोस्टर लेके लोग सिंधु देश की मांग कर रहे थे. उससे पहले आपके बलूचिस्तान में कब से चल रहा है. और आप इस बात को मानते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और ये लोग सब, आप यू रिकॉग्नाइज दीज ऑर्गेनाइजेशंस, और आपको पता है कि बलूचियों का एक स्ट्रगल है और वो आपके मुल्क का 48%, इसलिए आपके मुल्क का 48% है. इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप उस बात को बुरा मान गए, बट मैं फैक्ट दोबारा स्टेट करता हूं. पप्पू पठान जो है वो आपके देश को तोड़ के मानेगा. ही इज नॉट अ गुड लीडर फॉर योर कंट्री. आप देखिए, आई सैल्यूट योर पेट्रियोटिज्म. आप अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के वजीर आजम के लिए, यू शुड बी ऑल डिफेंसिव एंड ऑलवेज. मैं सहमत हूं इस बात से. पर यार पप्पू पठान के लिए थोड़ा सा ना, ये इट इज नॉट रियली, इट्स नॉट रियली रियलिस्टिक. समझ रहे हैं आप? मैं केवल आपने जो बातें कही उनके अंदर से, द की टेक अवेज आर, नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर. ही इज आपने कहा ना कि हमारे मुल्क के अंदर और आपके मुल्क के अंदर और हमारी सोसाइटी में और आपकी सोसाइटी में ज्यादा फर्क नहीं है. मैं आपको बता देता हूं, आपने 200 किलोमीटर तो चंडीगढ़ गिनवा दिया मेरे को मेरे भाई, पर जो आपसे कई हजार किलोमीटर बांग्लादेश था, वो कल्चरल डिफरेंसेस के कारण जो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं थी उनको लेके, वो इसलिए अलग हुआ. हमारे मुल्क में तमिलनाडु भी है, हमारे मुल्क में केरला भी है, हमारे मुल्क में असम भी है, हमारे मुल्क में बंगाल भी है. आई डोंट स्पीक देयर लैंग्वेज, मैं उनकी भाषा नहीं बोल सकता, मेरा उनका कल्चर डिफरेंट है, बट हमारा मुल्क एक है, हमारा तिरंगा एक है, हमारा निशान एक है, हमारा संविधान एक है. आर कंट्री, आर फ्लैग, आर कॉन्स्टिट्यूशन, आर इंडियननेस यूनाइट्स अस ऑल. और वो जो दिक्कत है ना पाकिस्तान में आपके आती है, कहीं ना कहीं केपीके के साथ पंजाब का कल्चर मैच नहीं करता, सिंधियों के साथ आपकी भाषा मैच नहीं करती, बलूचियों को आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते. तो दिक्कतें देखिए, यहाँ पे अगर आप गिनाना चाहेंगे तो आपके मुल्क, छोटे से मुल्क में इतनी दिक्कतें हैं. और जहां आपने अर्नब की बात करी, मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पे बता दूं, आई नो अर्नब फॉर मेनी मेनी इयर्स नाउ. मैं कई सालों से उसको जानता हूं. मेरी तरह वो भी एक फौजी का लड़का है. ही इज ऑल्सो अ मिलिट्री ब्रैट. तो उसके लिए उन चैट्स में अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप देखेंगे उसने कई जगह कहा है, नेशन फर्स्ट, नो कॉम्प्रोमाइज विद द नेशन. यानी मुल्क के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, देश पहले है, मुल्क पहले है. साहब मुल्क है तो हम हैं, मेरा निशान है, अगर मेरा झंडा है तो मैं हूं, उसके बिना मैं नहीं हूं. और माफ करना चाहिए साहब, आप मेरी बात को ना तो रिटोरिक मानिएगा, और इट इज ए इंटेलेक्चुअल टॉक बेसिकली. अगर आपके मुल्क के अंदर आपके सियासतदानों ने और आपके मुल्क के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने अगर, या फौज बीच में शामिल कर लीजिए, अगर उन्होंने बंगालियों को अपना भाई माना होता, अपने सीने से लगाया होता, तो इस तरीके की कोई दिक्कत ना आती. आप लाख हिंदुस्तान को गुनाह दीजिए, इल्जाम दीजिए, पर अगर आप लोग एक होते तो आपको तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था दुनिया में.
ये भी एक सच्चाई है। और हम लोग एक हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी अंडमान तक और पंजाब राजस्थान से लेके अरुणाचल तक हिंदुस्तान एक है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है इस हिंदुस्तान को तोड़ते। देखिए चीमा साहब, इट इज वेरी सरप्राइजिंग। वो एक ना कहा होता है, कहते कि भी छाछ तो बोले बोले, छन्नी भी बोले जिसमें सो छेद है। आपके मुल्क के अंदर एक, आप देखिए ना, आप 48 से ले लीजिए, वो कबायली कौन थे जो आए थे? इंटरफेरेंस किसने किया था? महाराजा हरि सिंह ने ट्रीटी ऑफ एसेशन पाकिस्तान के साथ साइन किया था, जिन्ना साहब के साथ साइन किया था, कि इंडिया के साथ साइन किया था? जरा उसको देख लीजिएगा। और आप ये बता दीजिए 11 अगस्त 1947 को कौन सा मुल्क आजाद हुआ था, किसको इंडिपेंडेंस मिली थी? क्या आप लोगों ने जबरन बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं किया? शाह ऑफ कलात कब आपके साथ आना चाहता था? देखिए कई सारे, देखिए हिस्ट्री के अंदर कई सारे ऐसे मसले मसाइल और मुद्दे हैं जो आज तक जिंदा हैं, और जाने कब तक जिंदा रहेंगे। बट मैं आपको एक बात वाजे तौर पर बता देता हूँ, विद और विदाउट इंडियन सपोर्ट। हालांकि अगर आपके पास कोई एविडेंस हो तो आप अभी अभी चला दीजिए ना आपके स्क्रीन के ऊपर, अभी जिस तरह आप चला रहे हैं, कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया, देखिए कुलभूषण जाधव को आप जो देखिए बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान में भी, आप समझते होंगे इस बात को। आप कुलभूषण जाधव को कहां से उठा के लाए और आपने कैसे उसको जैसे फोर्स कन्फेशंस कहते हैं एक्सट्रैक्ट किए, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको कितनी मार पड़ रही है उसके ऊपर, वो आप भी जानते हैं। बहरहाल, नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता देता हूं कि कश्मीर इज अ अनडिवाइडेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और जो आपके पास है और या जो कुछ हिस्सा उधर अक्षय चिन्ह में है, समय आएगा, वक्त आएगा, दीज बॉर्डर्स विल बी रीड्रॉन, और आप देखेंगे कि ये जो खित्ता है, ये जो हिस्सा है, ये वापस भारत के साथ जुड़ेगा, ये वापस इंडिया के साथ जुड़ेगा। जो जबरन कब्जा किए हुए टेरिटरीज हैं ये वापस आएंगी। बहरहाल, बलूचिस्तान का जहां तक सवाल है चीमा साहब, बलूचिस्तान का जो एक इंडिजिनस स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए, एक मूवमेंट है। और आपको मैं बता दूं, अनलाइक कश्मीर, वी डोंट शेयर अ बॉर्डर विद बलूचिस्तान। आपके और बलूचिस्तान और भारत के बीच में एक बहुत बड़ा बफर जोन है। अगर उसके बावजूद आप कहते हैं कि इंडिया उनको फाइनेंशियली और वेपनरी के माध्यम से और उनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रही है, तो मैं समझता हूं इंडिया इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, अगर ऐसा कुछ है तो। हालांकि मेरे को पता नहीं है इस बारे में, और मैं इस बात को यकीनन मानता हूं कि हमने कभी भी किसी भी इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री के अंदर हमने इंटरफेयर नहीं किया, जिस तरह आप इंटरनल मैटर्स को लेके इंटरफेयर करते हैं। और एक मैं आप फिर वही बात आ जाती है कि इमरान खान साहब, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ टुडे। उनको अगर एक इंडियन जर्नलिस्ट को लेके उनको ट्वीट करने पड़ते हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द जर्नलिस्ट इन इंडिया या द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखिए आपके पास आपके मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट है, आपके पास फॉरेन मिनिस्टर है, आपके पास 100 तरीके के मंत्रालय हैं, वहां पे 100 तरीके के आपके पास डिप्लोमेट्स हैं। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर को एक लाइन जंप करके आगे खड़ा होना पड़ता है और कहना पड़ता है कि साहब इंडिया में ये हुआ और वैसे हुआ, और जिस तरीके का नैरेटिव आप लोग सेट करते हैं, मैं हैरत में होता हूं कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। एक सैंक्टोरम होता है, एक सैंक्टिटी होती है पोस्ट की, उसको तो मेंटेन कर लेते हैं वो। बहरहाल, आपने कई बातें कही भारत के तलक में, और आपने कई बातें कही कश्मीर के तलक में, और आपने कई बातें कही बलूचिस्तान के तलक में। तो आप ये, मैंने आपको पहले कहा कि वी आर अनडिवाइडेबल, ये समझ लीजिए आप कई सालों से लगे हुए, वी आर अनडिवाइडेबल। दूसरा, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और तीसरा, गेस, आई इन पर्सन रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ बलोच पीपल फॉर लिबरेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब अगर आपको उससे समस्या है तो मेरे को भी आपकी बातों से समस्या है, सो लेट्स कीप इट टू दैट। उससे आगे हम वी कैन एग्री टू डिसएग्री ऑन दैट, कि आप अपना नैरेटिव अपने साथ रखिए, मैं अपना नैरेटिव अपने साथ रखता हूं। पर आपको वाजे तौर पे एक बात समझनी पड़ेगी चीमा साहब, कि एक झूठ को 1000 बार बोलने के बाद भी वो झूठ ही रहेगा, वो सच नहीं होएगा। तो फैक्ट चीमा साहब ये है कि बलूचिस्तान is a territory which has been forcibly occupied by your country and which will eventually get freedom from you. देखिए चीमा साहब, आई विल टेक यू बैक इन हिस्ट्री। अगर आप शिवसेना का इतिहास देखेंगे, उनकी तारीख देखेंगे, तो जब सबसे पहली बार शिवसेना का जब कोई आदमी चुनाव लड़ा था, इलेक्शन लड़ा था, तो वो बीजेपी के सिंबल पे लड़ा था। तो शिवसेना को उंगली पकड़ के खड़ा करने वाले बीजेपी वाले ही हैं। और इसके अंदर आप कोई दो राय ना रखिएगा कि दोनों ही जो पार्टीज हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो, दे आर हिंदुत्ववादी पार्टीज। बट एक फैक्ट हुआ ये कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से दे हैव बिकम मोर सेक्युलर। आप मोदी को लाख गालियां दीजिए, पर आप एक चीज को जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा
कि आगा खान ट्रस्ट है, उसको कितने पैसे मोदी साहब ने दिए हैं और माइनॉरिटीज के लिए मोदी साहब ने कितना एलोकेशन किया है और माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए कितना फंड एलोकेशन किया है। और अभी थोड़े दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो उनका सेलिब्रेशन था, उसके अंदर देखिए मैं ये समझता हूं कि व्हेन अ पर्सन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ही पर से बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 135 करोड़ पीपल। उसके अंदर कोई धर्म नहीं होती, उसके अंदर कोई जात नहीं होती, उसके अंदर कोई जुबान नहीं होती, उसके अंदर कोई रंग नहीं होता, उसके अंदर कोई मजहब नहीं होता और उसके अंदर कोई जेंडर नहीं होता। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि पूरे देश की ताकत उनके पीछे खड़ी होती है। और दूसरी बात, जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है या जहां तक शिवसेना की बात है, तो आप अर्नब की बात कर रहे हैं। आप देखिए कंगना को किस तरह से उन्होंने ट्रीट किया, आप देखिए कि पालगढ़ के अंदर जो साधुओं की लिंचिंग हुई वो किस प्रकार से। देखिए एक चीज जब होती है ना, जब आप प्योरली आप होते हैं, जब आप शिवसेना विशुद्ध रूप से शिवसेना होगी तो वो अलग तरीके से दिखेगी, और जब वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ दामन डाल के और हाथ में हाथ डाल के चलेंगे तो देखिए बड़ा फर्क पड़ता है। तो अभी ना सिर्फ मातोश्री जो कि शिवसेना के जो प्रेसिडेंट है उद्धव ठाकरे उनका रेजिडेंस है, बल्कि 10 जनपद यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो मुखिया है उनका रेजिडेंस है, और बल्कि 1 सिल्वर ओक रोड जो कि शरद पवार का रेजिडेंस है। तो ये तीनों मातोश्री, सिल्वर ओक और 10 जनपद का एक कंकॉक्शन है, और ये बड़ा पॉइजनस सा कंकॉक्शन है, और ना बहुत लोग खुश नहीं है। और जमहूरियत के अंदर ये आप समझ लीजिए कि जिस तरह हम एग्जाम देते हैं ना, तो सब कहने के लिए 33 नंबर पे पास होते हैं, पता नहीं पाकिस्तान में कितने पे आप पास करते हैं, तो 33 पे पास होते हैं तो 11-11 वाले 3 मिलके पास हो गए समझ रहे हैं आप। तो ये जमहूरियत का जो सही डिस्प्ले है, इट्स नॉट अ ट्रू डिस्प्ले ऑफ डेमोक्रेसी। बहरहाल दिस इज परमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ करता है, तो वहां पे सरकार बन रही है, चल रही है। अब अगर आप एक आदमी के प्रति नफरत या घृणा रखें, चाहे वो एक सहाफी यानी कि जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक राजनेता पॉलिटिशियन हो, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, तो यू कैन एक्ट इन वॉट एवर मैनर यू विश टू, बट इवेंचुअली वो जो चार्जशीट का पार्ट है और वो जो जिन आप व्हाट्सएप चैट्स की बात कर रहे हैं, दे हैव बीन सबमिटेड टू द कोर्ट। अब वो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि वो इंक्रिमिनेटिंग है या नहीं है, वेदर इट वाज एंटी नेशनल और नॉट, वेदर इट वाज ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और नॉट, ये कोर्ट डिसाइड कर लेंगे, आप उसकी चिंता ना कीजिए, और हमारे कोर्ट्स बहुत कॉम्पिटेंट है इस चीज को लेकर। नहीं, वो तो हमें पता चल गया था जब वो जो बाबरी मस्जिद को जिन लोगों ने गिराया था, डिमोलिश किया था, सब रिहा हो गए थे, वो पता चल गया था हमें, कोर्ट बड़ी कॉम्पिटेंट है। सुनिए मैं बताता हूँ, देखिए पता क्या है, अभी आपके यहाँ पे भी मंदिर गिरा, चीमा साहब ऐसे नहीं, देखो आपके यहाँ पे मंदिर गिरा, कौन सी कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, कौन सी सरकार ने कॉग्निजेंस लिया है, मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक मिनट चीमा साहब, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो मंदिर बनवाया था जिसको दोबारा आप लोगों ने तोड़ दिया। बहरहाल मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आप राम जन्मभूमि की बात हो रही है, अभी वो चल रहा है यहाँ पे इंडिया के अंदर, एक मूवमेंट चल रहा है, वो कलेक्शन कर रहे हैं राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, 492 साल, लगभग 500 साल की जंगों और लड़ाइयों और उसके बाद एक लीगल बैटल के बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, और उसके अंदर अलग अलग, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड था, शिया वक्फ बोर्ड था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, एवरी साइड वाज हर्ड एंड द मुस्लिम्स इन इंडिया हैव एक्सेप्टेड इट। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान ने कबूल किया है, तस्लीम किया है। तो आप पाकिस्तान में बॉर्डर के पार बैठ के आपको कोई इख्तियार नहीं है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए हुक्म के ऊपर, जिसके ऊपर सभी मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अपनी सहमति जताई है, उसके ऊपर आपका कोई हक नहीं बनता पाकिस्तान में बैठ के उसके बारे में बात करें। और मैं आपको बताऊं, जितने मंदिर, गुरुद्वारे, और मैं बता देता हूं एक बहुत बड़ा, आपके सिंध के अंदर तो साहब बहुत बड़े तादाद के अंदर वहां पे बुद्धिस्ट मंदिर हुआ करते, गुम्पा हुआ करते थे, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट हुआ करते थे, जिनको आप लोगों ने, मतलब आप लोगों ने तो खैर क्या, मतलब ये जो इन्वेडर्स है उन्होंने कन्वर्ट किया और पीसफुली कन्वर्ट किए कई लोग वहां पे। और जितने गुम्पे और बुद्धिस्टों की मोनेस्ट्रीज और गुरुद्वारे और मंदिर पाकिस्तान में टूटे हैं ना साहब, ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। और अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर कोई मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने का रिकॉर्ड होगा ना साहब, वो पाकिस्तान के नाम जाएगा, हैंड्स डाउन।